बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अच्छा, आज का जो हमने लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है कि जो हम सिग्नल्स जिनको हम सैम्पलिंग कर देते हैं, जिनमें हम जिसमें टाइम हम डिस्क्रीट कर देते हैं। जो सबसे पहले मैंने जो ना सेकंड थर्ड लेक्चर था जिसमें जिक्र किया था कि कंटिन्यूस टाइम से हम डिस्क्रीट टाइम में किस तरह आते हैं कि हम उसको सैम्पलिंग करते हैं। अब उस सिग्नल्स को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो वो अगेन फोरियर ट्रांसफॉर्म ही होता है। वो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हो रहा है अपीरियोडिक सिग्नल के लिए होता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है डीटीएफटी, वो क्या करता है, हमें अपीरियोडिक सिग्नल्स का हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाल देता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की मैं बात कर चुका हूँ पहले। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब ये होता है कि आपका जो सिग्नल है टाइम डोमेन में, चाहे वो कंटिन्यूस या डिस्क्रीट हो, उसका जो उसमें कितने साइनोसाइडल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड है? ये फिलॉसफी है ऑफ द फोरियर। फोरियर ने जो बेसिक फिलॉसफी लगाई थी ना, वो जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ये दिया था कि हम किसी भी सिग्नल को ब्रेक कर सकते हैं साइन और कॉस में। आई बात समझ में? इसको दूसरे लफ्जों में मैं इसको यूं कहूं कि एक घर होता है ना, घर, या घर को हम एकदम बोल देते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर हो ना बिल्डिंग में की, तो उसमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? उसमें आपके बेसिक कंपोनेंट ईंटें होंगी फॉर सपोज, ठीक है। उसमें आपका दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, और सीमेंट के जो पिलर होंगे, ठीक है। मतलब ये तीन चार चीजें बेसिक होंगी। अब मैं ये कहूँ कि दुनिया की कोई भी बिल्डिंग होगी ना, इन ही कंपोनेंट से मिलके बनती होगी। तो ये बात सेंस दे रही है? हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग हो ना उसमें ये तो चीजें होंगी होंगी, दरवाजे, खिड़कियां, और जो क्या कहते हैं कि उसका ईंटें और पिलर्स, इसी से ही बनते हैं, बेसिक यही चीजें। तो आप ये कहेंगे तो फिर दुनिया की सारी बिल्डिंग तो सेम तो नहीं है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई वाइड है, कोई तो इसमें फर्क क्या है? तो फिर वहां पे जवाब ये आता है कि हर बिल्डिंग में नंबर ऑफ दरवाजा, जो डोर्स, नंबर ऑफ खिड़कियां, जो विंडोज, ये जो है ना अलग अलग होंगी, और नंबर ऑफ ईंटें जो उसमें ब्रिक्स लगती हैं वो भी अलग होंगी। मतलब फर्क कहाँ पे आएगा कि आपका उसका जो निकाले ना रेशो के, हर घर का डिवाइड करो कि इसमें ईंटें, दरवाजे, जो पिलर्स, और जो ये कितने कितने यूज हुए होंगे, तो फिर आप देखेंगे हर किसी का अलग अलग आएगा। ऐसे ही है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो फोरियर ने कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल यही दिया। उसने कहा कि दुनिया का सारे एग्जाम जो सिग्नल्स है ना, जिसको हम कहते हैं पीरियाडिक अपीरियाडिक, उसने ये कहा कि ये सारे सिग्नल्स जो बनते हैं एक्चुअल में साइन और कॉस के डिफरेंट सिग्नल्स को हम कंबाइन करते हैं, तो उससे वो सिग्नल बन जाते हैं जो भी हैं, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, मतलब जिस तरह का सिग्नल आप उठाएं आप उसको यूं ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसने ये इसको डिकम्पोजिशन बताई कि भाई आप सारे सिग्नल्स को डिकम्पोज कर सकते हैं मैथमेटिकली। अब उसमें फिर सवाल ये आता है कि भाई दुनिया में सिग्नल्स तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, और बहुत सारे हम अननोन है, बहुत सारे ऐसे भी हमें नहीं पता किस तरह का शेप होगा। हर पॉसिबल वे में हो सकता है, किसी का एम्पलीट्यूड ज्यादा, किसी का एम्पलीट्यूड कम, किसी का क्या। जिस तरह मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरे भी आवाज का एक सिग्नल बन रहा होता, ईसीजी का सिग्नल बन रहा है। मतलब आप कहीं से कोई भी डेटा लेते हैं तो हमेशा किस में आता है? सिग्नल के फॉर्म में आता है ना। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सारे साइन और कॉस के कंपोनेंट? फिर उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं है कि सब में एक एक कंपोनेंट है। किसी में जो है साइन के कंपोनेंट ज्यादा हैं, किसी में कम है, किसी में कॉस के कंपोनेंट है। फिर हर कंपोनेंट की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है और अपना अपना फेज है। बात आई समझ में? फिर सवाल यहाँ पर ये आ रहा था कि अब ये बड़ा मामला मुश्किल हो गया कि किसका किस में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे, और हर किसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। फिर उसके लिए हमारे पास आया था ये फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें हम निकाल लें स्पेक्ट्रम। उससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये जो हमारा टाइम डोमेन सिग्नल था ना, इसमें जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है ना, वो फला फला है। आई बात समझ में या नहीं? अब पूरी सिनेरियो समझ में आ गया? यस सर। कुछ डिस्क्राइब करें अपने वर्ड्स में, जो भी समझ में आया, गलत सही को जहन से निकाल के आप बस ये बताएं आपको क्या समझ में आया, ताकि उसको मैं उस हिसाब से और एक्सप्लेन करूं। अब ये देख रहे हैं ना, सर रेशो वगैरह चेंज हो सकता है?
लेकिन अगर इन शॉर्ट में कुछ वर्ड्स के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करूँ कि वो ये हो कि रेशियोज चेंज हो सकता है, लेकिन ये कि कंपोनेंट साइन या कॉज हर जगह पे मिलेंगे जरूर, हाँ, हर रेशियो आप एलिमेंट किस मतलब आप रेशियो को किस सेंस में ले रहे हैं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दे, मतलब आप रेशियो से क्या मुराद। कि किसी के अंदर साइन एक दफा मिलेगा, लेकिन हर सिग्नल के अंदर वो जरूर होगा। हाँ, ये जरूरी है, मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है ना वो चेंज हो सकते हैं उन हर कंपोनेंट का। अब जब हम नंबर ऑफ कंपोनेंट कहते हैं तो फिर हर कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि सिग्नल को हम जब भी कहते हैं तो फ्रीक्वेंसी और उसका जो फेज होगा, तो फिर हर कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, उसका फेज चेंज होता है, या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बिना खुद भी चेंज हो सकते हैं, मतलब किसी में 10 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 2 हैं, मगर होंगे जरूर, होंगे। सारी चीजों ना ब्रेक करके हम किस में लेके आ जाएंगे, साइनोसाइडल में। आई बात समझ में। यस अब जिस तरह ये आपके सामने, अब ये एक सिग्नल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाला तो इसने कहा कि भाई ठीक है, ये जो ये जनरल निकला हुआ है। अब ये जो ओमेगा है ना, अब यहाँ पर इस ओमेगा पे एक कंपोनेंट है जिसके फ्री एम्पलीट्यूड इतना है, बाकी ये कंपोनेंट है छोटे छोटे। अब ये क्या है, मतलब दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूं कि मैं जो जितने कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी के ये हैं, उतना एम्पलीट्यूड की उतने एम्पलीट्यूड के साइनोसाइडल्स बनाऊं और उनको आपस में ऐड कर दूं, तो मुझे इस तरह का सिग्नल टाइम डोमेन में मिल जाएगा। और यह जो है ना, एक लैब भी हमने सिग्नल सिस्टम की एक लैब है पूरी जिसमें यही काम करते हैं, तो उससे चीजें और भी मजीद क्लियरिफाई हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला बात तो ये। अच्छा, ये मैं हर लेक्चर में तकरीबन समझो कि इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लॉजिक अगर समझ में आ गई ना, तो एक पूरी जो फोरियर ट्रांस डीटीएफटी डीएफटी या डीएफएस सब का कॉन्सेप्ट यही है। और उसके बाद जो फिल्टर्स हम करते हैं, डिजाइन करते हैं कि फिल्टर डिजाइन करते हैं, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करते हैं टू डिजाइन द फिल्टर। आई बात समझ में या नहीं। यस सर, आ रही है थोड़ी बात। अच्छी बात है, तो थोड़ी थोड़ी से भी। अब इसी तरीके से मिसाल तो फिर सवाल ये आ जाए कि भाई ठीक है, ये आपके पास टाइम डोमेन में एक सिग्नल है, मुझे इसका ना बताओ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का क्या होगा। तो फिर इसके लिए फिर हम जो है ना डीटीएफटी का करते हैं। अब ये एग्जांपल जो है ना मेरा डिटेल में पूरा कवर करवाया हुआ है पिछले लेक्चर में, तो मैं इस वजह से इस पे नहीं कर रहा। मैं आ सर जाऊंगा। यहाँ पे लॉस थ्योरम सॉरी। इसके अंदर सर लॉस अप्लाई होंगे ना। हाँ, उसके होते हैं, मैंने इसको ना एक्सप्लेन भी किया हुआ अच्छे तरीके से काफी, आप सुने, फिर भी इश्यूज हो तो डिस्कस करेंगे जरूर। अच्छा, सही है। अब क्या हुआ, अब इस सब से, अब इन सब बातों का जो निचोड़ या जिसका क्या कहेंगे, हम अभी आगे बढ़े, वो ये है कि अगर आपने नोट किया हो लेक्चर्स में या डीएसपी में, हमारा मेजर फोकस किस पे रहा है, एलटीआई सिस्टम्स पे। आपने अगर नोट गौर किया हो, हम तकरीबन यस घुमा सर, फिरा के हर कॉन्सेप्ट को ना एलटीआई से लेके आ जाते हैं। एलटीआई क्या ये है, बात। एक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स हैं, ऐसे सिस्टम जो कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी को और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एलटीआई सिस्टम। असल में एलटीआई सिस्टम को इसलिए फॉलो करते हैं या फोकस में रखते हैं, अवल तो जो हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं, उनकी जो बिहेवियरल या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत रिलेवेंट है टू द एलटीआई सिस्टम। और इनकी काफी हमारे पास मैथमेटिकल टेक्निक्स डेवलप्ड हैं टू एनालाइज सिस्टम्स। तो इस वजह से ना हमारे लिए एलटीआई सिस्टम बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो हम उस वजह से हर कॉन्सेप्ट को उससे करते हैं। आई बात समझ में। तो इसी यस सर। तरीके से अब यहाँ पर सवाल, ये तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब सवाल यहाँ पे आता है कि हम आते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द एलटीआई सिस्टम। अब क्या होगा एलटीआई सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या। तो उसके लिए हम ना बड़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, अगर थोड़ा सा गौर करो। तो जब हम एलटीआई कन्वोल्यूशन पढ़ रहे थे, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने एलटीआई सिस्टम्स को पढ़ा रहा था, तो वहां पे सवाल ये आया था। अच्छा, ठीक है, जैन आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। तो एलटीआई सिस्टम्स में क्या था कि हमारे पास एक इक्वेशन हमने डेवलप की थी, वो ये थी कि
कि कोई भी एलटीएस सिस्टम हो, उसको हम एक आर्बिट्ररी इनपुट, मतलब ऐसा इनपुट जिसका हमें नहीं पता क्या होगा इनपुट, कोई भी हम इनपुट दें, तो उस इनपुट की वजह से आपके एलटीएस सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा वो मालूम करना था। तो वो हमने किया था, हमने फार्मूला निकाला था विद द हेल्प ऑफ द लीनियरिटी इन टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, और हमारे पास वो फार्मूला डेवलप हुआ था, उसको हमने कहा था कन्वोल्यूशन। ठीक है, कन्वोल्यूशन में क्या होता है हमारे पास कि हम एक सिग्नल जो सिस्टम है उसको हम इनपुट कोई भी आर्बिट्ररी सिग्नल, जो आर्बिट्ररी का मतलब है हमें जस्ट लाइक वेरिएबल, मतलब हमें नहीं पता कि इनपुट क्या होगा, कोई भी इनपुट हम उसको दें, तो उस इनपुट पे आपका जो सिस्टम है उसका एलटीआई सिस्टम में उसका रिस्पांस क्या होगा वो मालूम करना था, जो कि जिसका हमने फार्मूला निकाला था कन्वोल्यूशन का, जो कि इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला फार्मूला। अब इसमें इस इनपुट और आउटपुट रिलेशन में क्या है, द सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड इन द टाइम डोमेन बाय इट्स यूनिट इंपल्स रिस्पांस h of k। To develop a frequency domain characterization of the system, let us excite the system with the complex exponential। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, वो ये है कि हमने जो एलटीएस सिस्टम्स को हम जो एनालाइज कर रहे थे कन्वोल्यूशन के थ्रू, उसमें हमने जो मेजर कॉन्सेप्ट जो अप्लाई किया था वो ये किया था कि हम कोई भी हमारे पास जो इनपुट आता है, हमने जो डेरिवेशन की थी उसमें हम ये कर रहे थे कि हम उसको पहले ब्रेक कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस, याद है? मतलब यस हमें सर। हम क्या कर, मैं आपको ये बता रहा था ना कि ये सिग्नल है मिसाल दो, तो ये हम इसको कह रहे हैं कि ये दिस सिग्नल इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिलेड इम्पल्स, जो डिलेड इम्पल्स को हम ऐड करते जाए ना, तो इस उनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपका ये सिग्नल बनता है। मतलब हमने क्या किया था, इसमें हमने एक सिग्नल को ब्रेक किया था इन इम्पल्सेस, मतलब इक्विवेलेंट इन इम्पल्सेस निकाला था, ऐसे ही था। यस सर। ठीक है, वही है जिसमें क्या? मैंने एग्जांपल कुछ यूं दिया था कि मिसाल लो ये एक सिग्नल है, अब ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, अब इस डिस्क्रीट टाइम में फिर मैंने तो वही ये वाला भी है ना जो पेपर में भी आया था। ये एक इम्पल्स है, ये दूसरी इम्पल्स है, ये तीसरी इम्पल्स है, चौथी इम्पल्स है। मतलब इस सिग्नल को मुझे अगर कैरेक्टराइज करना है, इस सिग्नल को मैथमेटिकल में लिखना है, तो मैंने क्या किया था कि इन सबको इम्पल्सेस को आपस में ऐड कर दूंगा, मतलब जो भी इनका डेल्टा n-1 n-2 n-3 n-4 विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड्स हम लिखेंगे, तो हमारे पास इस सिस्टम का इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मेजर बताने का ये था कि हम क्या कर रहे थे, जो ब्रेकिंग द सिग्नल इनटू इम्पल्सेस। अब वो हम काम सारा किस में कर रहे थे, फिर टाइम डोमेन में काम कर रहे थे, और ये जो y ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ k x ऑफ n माइनस के जिसका कन्वोल्यूशन है, ये भी हमारा टाइम डोमेन में हो रहा है। ठीक है, अब आप सवाल पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, वो मैं समझा पेपर वाला क्वेश्चन था। पेपर में कन्वोल्यूशन आए थे मगर एग्जैक्ट सवाल ये नहीं था। हाँ, सवाल जो चेंज था। टॉपिक कन्वोल्यूशन का ही था उसमें। अच्छा, अब अब जो हम नेक्स्ट काम कर रहे हैं, अब जो मेजर कॉन्सेप्ट जो अभी लेके आ रहे हैं वो ये है कि हम, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम फोरियर का कॉन्सेप्ट क्या है, हर सिग्नल किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, हर सिग्नल के साइन और कॉस का। साइन और कॉस का। ठीक है, तो साइन और कॉस का, तो उसका जो जो है ना ब्रेकिंग उसमें है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो सिस्टम को, ये जो सिस्टम है जिसको हमने कन्वोल्यूशन किया, अब वो बात ध्यान में रखिएगा और इस चीज को रखें कि इस सिस्टम को हम किस में कर रहे हैं, हम करेंगे, सपोज करें कि हम इसको एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल एज ए इनपुट देते हैं। क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि ये भी आपका जो है ना साइनोसाइडल सिग्नल ही है। अगर आपको याद हो तो e पावर i थीटा किसके बराबर होता है, याद है? 1 के। किसके? 1 के। e पावर i थीटा 1 के नहीं,
यूलर आइडेंटिटी याद है? cos थीटा प्लस j sin थीटा, ये याद है नहीं? ये स्क्रीन पे असल में ना माउस से सही लिखा नहीं जा रहा। बात समझ में आई या नहीं? ये जो यूलर आइडेंटिटी है ना, e पावर i थीटा, इसके बराबर मतलब इसमें साइन और कॉस के कंपोनेंट्स होते हैं। कॉस का x एक्सिस पे मतलब साइन का कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको हम यूलर आइडेंटिटी और मैथमेटिक्स में इस कॉम्प्लेक्स, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस सिग्नल को, ये जो है ना, अब ये इक्वेशन है ना, इसमें हमने क्या कहा था कि कोई भी इनपुट दें तो उसमें सिस्टम का रिस्पांस बताएगा, ऐसे ही था। यस सर। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि चलो अभी ना हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल ना इसको इनपुट देते हैं तो देखते हैं सिस्टम का रिस्पांस क्या होता है। अच्छा, तो अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इसमें ये ए ई पावर जे ओमेगा एन है। जे तो वो है आयोटा, जिसको हम कहते हैं आई थीटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है। ओमेगा एन, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी ये जो एक्सपोनेंशियल है इसकी, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो है इसको प्लेस करते हैं इसमें, तो देखते हैं क्या अब सिस्टम का रिस्पांस क्या आएगा। हम इसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल, तो लेट्स अप्लाई इट। अब जब इसको हमने इनपुट में अप्लाई किया तो y ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ k a e पावर j ओमेगा n माइनस k हो गया। ये यहां तक बात समझ में आई या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये नजर आ रहा है ना क्लियरली? जी जैन, जैन क्लियर आ रहा है आवाज? अच्छा, आपकी आवाज मेरे पास, ओके, अब आवाज आ रही है आपकी, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं तो क्या कर रहा था, यहाँ तक बात समझ में आ गया कि क्या था सर। इसमें सर वैल्यू पुट करिए ना बस। हाँ, ये x ऑफ n माइनस के था जी ना। ठीक है, हाँ, तो इसकी इसकी जगह जगह हमने क्या कर दिया, ये इनपुट दिया था, तो ए। ऑलरेडी हाँ डिलेड है तो वो डिलेड इसमें भी शो हो गया। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर वो काम किया हुआ है, h ऑफ के a e तो पावर माइनस के कहाँ गया सर? माइनस के किसकी बात करें, ये आ गया ना n माइनस के, और ये पावर में चला गया। ये क्यों अच्छा पावर में, पावर क्योंकि में। यहाँ पर n जो है ना, यहाँ पर पावर में, ये जो n माइनस के वहां पे आएगा जहां जहां पर भी n है, तो यहाँ पे n ऑलरेडी पावर में है ना। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है सर, ये माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, इसके आ गया, चलो इसमें हमने पुट कर दिया, ये इक्वेशन यहाँ तक। पावर में चला गया। हाँ, ये देखो ये एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ n माइनस के यहाँ पे, वहाँ पहले e पावर j ओमेगा n था, और फॉर्मूले में x ऑफ n माइनस के था, तो n को रिप्लेस कर दिया n माइनस के से। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज डेवलप हो गई, अगर थोड़ा सा गौर करें। वो क्या चीज हो गई है? वो ये चीज हो गई है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या आपस में, पावर ऐड होती है। पावर ऐड होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि रिवर्स करें इस चीज को, रिवर्स समझ रहे हैं कि अगर फॉर यस सपोज सर। पावर्स कुछ पावर कोई ऐड ए बेस से। हाँ, ए प्लस ई पावर ए प्लस बी है, इसको मैं अगर आपको कहूं, इसको मुझे ना इन दोनों के बेसिस अलग करने हैं, तो क्या हो सकता है, ये पॉसिबल है? यस सर, ए ई के ऊपर पावर ए आ जाएगी, प्लस ई के ऊपर पावर बी आ जाएगी। ई के पावर पर ए प्लस आएगा, प्लस ये थोड़ा सा गौर करें। बेसिस सेम पावर ऐड, नहीं बेस मल्टीप्लाई आएगा। हाँ, मल्टीप्लाई एग्जैक्टली, तो यहाँ पर क्या होगा, ई पावर ए मल्टीप्लाई बाय ई ई पावर पावर बी। बी। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है बात? क्या जी सर ये सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। ई पावर जे ओमेगा एन, और दूसरा होगा ई पावर जे ओमेगा माइनस के, क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब ये भी तो पावर बिल्कुल आपस सर। में मतलब ऐड हो रहे हैं ना,
पहले पावर को मल्टीप्लाई करा दिया, बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया, फिर उसके बाद ना हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं ब्रेक। जिस तरह e पावर a प्लस b को हमने ब्रेक किया था ना, e पावर a मल्टीप्लाई बाय e पावर b, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्चुअल में ना e पावर j ओमेगा n माइनस k, इसको सही मैं है। कर रहा हूँ ब्रेक किसमें, तो ये हो गया e पावर j ओमेगा n एन मल्टीप्लाई बाय e पावर माइनस j माइनस जे ओमेगा के। k, ठीक है। और ये क्योंकि मल्टीप्लाई में आर्डर मैटर नहीं करता, मतलब आप बी मल्टीप्लाई बाय ए करें तभी इनसे सेम है, या ए मल्टीप्लाई बाय बी करें तभी बात सेम है, ऐसे ही है या नहीं? मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। हाँ, कम्यूटेटिव, एग्जैक्टली, बिल्कुल, एक्सलेंट। अच्छा, अब क्या हुआ, तो इसमें जो e पावर j ओमेगा वाला टर्म था ना, अब आर्डर के तहत मैंने इसको बाय रख दिया, और e पावर j ओमेगा माइनस k का है ना टर्म, वो इस h ऑफ k के साथ मल्टीप्लाई में रख दिया। और जो a है ना, a क्योंकि एक कांस्टेंट है, कॉमन है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास यही सेम इक्वेशन है, इसमें कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक रीअरेंजिंग की है चीजों की, और मैथमेटिकली वो एक्सेप्टेबल है, मतलब उसमें मैथमेटिकली लॉ किसी को हमने डिनाई नहीं किया। तो यहां तक बात क्लियर हो गई? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर इस चीज को गौर करें तो ये किसके बराबर है, समेशन ऑफ k is equal to माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ k e पावर माइनस j ओमेगा k, ये किसके बराबर है? कुछ प्रॉपर्टी लग रही है मुझे, या तो कोवलेशन ही है। हाँ, एग्जैक्टली, अब ये किसके बराबर है, अगर इसका मैं आपको बेसिक फॉर्मूला दिखाऊं, एक मिनट में यहाँ पे, फॉरियर तो नहीं है कहीं है? हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं वो फॉर्मूला आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्मूला कहीं ना कहीं मैंने ये यस। ये एक फॉर्मूला किस चीज का है, आपके डीटीएफटी का है। मतलब अगर x ऑफ n सिग्नल है, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालना होता है x ऑफ ओमेगा, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है समीशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उस सिग्नल को मल्टीप्लाई किसके साथ करवा देते हैं, e पावर माइनस j ओमेगा n, ठीक है। यहाँ पर बात ध्यान में रखें कि n है, सबमिशन में भी n है, मतलब जो भी टर्म सबमिशन में है वो टर्म आपका यहाँ पर होना चाहिए e पावर में। बात क्लियर हो गई? ये बात ठीक है। अगर ये फॉर्मूला इसका है तो मैं आपको कहूं, ये हम काफी पीछे चले गए, अच्छा, मैं आपको अगर कहूं कि ये जो टर्म है आपका, क्या ये h ऑफ k e पावर माइनस j ओमेगा k और k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसका मैं ये कह सकता हूं कि ये एक्चुअल में h ऑफ k जो है ना, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है h ऑफ बिल्कुल ओमेगा, सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं ना। तो उस फ्रीक्वेंसी डोमेन को मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया h ऑफ ओमेगा से, तो ऑब्वियसली ओमेगा। बात है h ऑफ ओमेगा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यही चीज हमें मिल जाएगी, और a जो है हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, और e पावर j ओमेगा n यहाँ पर आ गया। सही। अच्छा, तो अब इससे इंटरेस्टिंग बात क्या हमें मिली, अगर गौर करें, वो क्या इंपॉर्टेंट हमें हमें बात मिली, ये हो गया हमारा टाइम डोमेन में जो y ऑफ n बराबर हो गया किसके, a पावर h ऑफ ओमेगा e पावर j ओमेगा n। अब अब इस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रिस्पांस, अब यहाँ पर जो तो ये ये है, नीचे भी लिखा हुआ है। हाँ ये जो Fourier h ऑफ ओमेगा है, ये एक्चुअली में क्या है, आपका जो इम्पल्स रिस्पांस है, इम्पल्स रिस्पांस उसका क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। बात समझ में आ गई? यस, बिल्कुल सर। अच्छा, और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर आप नोट करें, वो जो नजर आई हमें यहाँ पर, वो ये है कि हमने इनपुट क्या दिया था सिग्नल, इनपुट जी, ये दिया था a e पावर ये j दिया था ओमेगा n, और हमें आउटपुट क्या मिला है, एच के फॉर्म में। अगर नोट करें तो इसमें अगेन इनपुट वही सेम ही है, मगर सिर्फ फर्क क्या आया है, h ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया,
मतलब हमने जो सिग्नल इनपुट दिया था, हमें आउटपुट में वही सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिला है, मगर उसके साथ h ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड है। सही। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये क्या लिखा हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट सिस्टम रिस्पांस is also in the also form in of the form of complex exponential with the same frequency as the input but altered by multiplicative factor h of omega। जो हम इनपुट दिया था, हमें आउटपुट में भी एग्जैक्ट वही कॉम्प्लेक्स सिग्नल मिला है। देखो इनपुट हमने क्या दिया था, a पावर j ओमेगा n, हमें आउटपुट में भी वही मिला है, सही है। मगर क्या मल्टीप्लाइड सिर्फ h ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा इस तरीके से भी कह सकते हैं ना हम कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होकर फॉर्म मिली है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम हाँ ये कहेंगे कि हमने इनपुट एक्सपोन ये दिया था। अब ये एक्चुअली में फिनोमेना है क्या, अगर आपको कुछ चीज याद है, हमने लीनियर अलजेब्रा में आई गेस पढ़ते हैं इजन फंक्शन या इजन वैल्यू, आइजन वैल्यू या आइजन फंक्शन। आइगन वैल्यू और आइगन फैक्टर। हाँ, ये याद है कुछ इसके बारे में आइडिया है, क्या चीज है ये? सर आइगन, सर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था ये, हमने ना क्वेश्चन सॉल्व किया था भाई इसके डिफरेंशियल अच्छा, इक्वेशन में। मैं इसको ना आपको थोड़ा ना एक बहुत सिंपल वर्ड्स में जो नटशेल में बता दूं, वो ये होगा कि आइजन वैल्यू है वो फंक्शन, हम उसको कहते हैं कि जिसको हम जब किसी में ट्रांसफॉर्म करते हैं या कुछ भी इसमें फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमें उस फंक्शन परफॉर्मेंस के बाद भी वही ओरिजिनल सिग्नल ही मिले। मतलब मैं अगर यूं कहूं कि हमने क्या किया है, यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल को ना इनपुट दिया, आउटपुट में भी मुझे एक्सपोनेंशियल मिला है, सिर्फ आइजन में फर्क कहाँ आता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है ना उसमें चेंजेस आते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूँ कि एक वेक्टर है, मिसाल लो, उस वेक्टर को मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, उस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद भी जो मुझे आउटपुट में वही सेम वेक्टर मिला है, बस फर्क फर्क कहाँ पे है, सिर्फ एक एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा हुआ है। आई बात समझ में? अदरवाइज वो सेम ही है। तो उसको उस ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं आइजन वेक्टर, और वो जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना फैक्टर, जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जो चेंज आता है उसके एम्पलीट्यूड में, उसको हम कहते हैं आइजन वैल्यू। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम हो रहा है, हम इनपुट क्या दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल, सिस्टम को इनपुट दिया और सिस्टम से आउटपुट में भी हमें क्या मिला, एक्सपोनेंशियल। फर्क क्या आया है, सिर्फ मल्टीप्लाई में क्या आ गया, एच ऑफ ओमेगा। ऐसे ही इनपुट भी हम वही दे रहे हैं, वही आउटपुट में मिल रहा है, मगर सिर्फ, तो एक्चुअल में ये जो a पावर e जो काम एक्सपोनेंशियल आपका इनपुट था, इसको हम कहेंगे आइजन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें सही हम है। जो भी सिस्टम रिस्पांस मालूम करते हैं तो हमें आउटपुट में वही सेम एक्सपोनेंशियली मिल रहा है, और साथ में एक मल्टीप्लाइड आ रहा है आपका फैक्टर, और जो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है उसको हम कहेंगे आइजन वैल्यू। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? मतलब आइजन का मतलब ही ये होता है कि आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कोई परफॉर्मेंस उस पे करें और आपको आउटपुट में वही अगेन वही सेम मिले। ठीक है, उसको समझोगे दूसरे लफ्जों में ये कहेंगे ये बड़ा ही वो है, अजीब है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा फर्क उसके एम्पलीट्यूड या कम या ज्यादा हुआ है। तो जो कम और ज्यादा जो एम्पलीट्यूड हुआ है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्टिव फॉर्म में, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा और बजाय खुद वो एक्सपोनेंशियल सेम ही होगा। तो एक्सपोनेंशियल को हम कहेंगे आइजन फंक्शन, और जो मल्टीप्लाइड फैक्टर आ रहा है उसको हम कहेंगे आइजन वैल्यू। तो ये जो मैं जो जिक्र किया है ना, ये पूरी वो कहानी लिखी हुई है। इसको आपके लिए एक दफा मैं फिर भी रीड कर लेता हूँ, अगर कोई पॉइंट हमारे मिस ना हो। सर अगर एक चीज एक पूछ, जी जी पूछें। सर अगर मतलब कि कोई भी टास्क इसके बाद परफॉर्म किया जाए और वो सिग्नल के अंदर कोई इफेक्ट ना आए, वो रिमेन कांस्टेंट है, तो फिर भी वो आएगा नहीं रहेगा। हाँ, आइजन उसी को हम कहते हैं ना, आइजन वैल्यू या फंक्शन उसी को कहते हैं कि जिसमें हम जो कोई भी कोई परफॉर्मेंस चेंज ना है। चेंज उसके ना है सिवाय उसके एम्पलीट्यूड के। मतलब उसके एम्पलीट्यूड सर में अगर थोड़ा एम्पलीट्यूड में वो चेंज एम्पलीट्यूड ना जो आता। चेंज एम्पलीट्यूड में भी, तो उसको हम कहेंगे उसकी आइजन वैल्यू 1 है, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं कहूँ ना, मैंने ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, दूसरा फॉर सपोज, अगर आपको याद हो, कोई एक्सपोनेंशियल ऐसा फंक्शन है, ये बड़ा एक यूनिक किस्म का मैथमेटिक्स में फंक्शन है, जिसका डेरिवेटिव करें तब भी सेम, उसका इंटीग्रेशन करें तब भी सेम, याद है ना? डेरिवेशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना हम। यस। तो यस ये सर। एक्सपोनेंशियल एक बड़ा यूनिक टाइप का फंक्शन है।
तो इस वजह से ना इसमें हमने इनपुट अप्लाई किया तो उसको हम आइजन फंक्शन कह रहे हैं। क्यों? हमने इसको इनपुट दिया सिस्टम को, सिस्टम ने हमें वही सेम सिग्नल एक्सपोनेंशियल दिया और हमें जो है ना सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज आया है और उस एम्पलीट्यूड चेंज को हम कह रहे हैं आइजन वैल्यू। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज कौन सी चीज आई है? एच ऑफ ओमेगा। और एच ऑफ ओमेगा हमारा क्या चीज है? हमारा इम्पल्स रिस्पांस का क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म है। फैक्टर है। ठीक है, फोरियर फोरियर। ट्रांसफॉर्म इम्पल्स रिस्पांस का जो एच ऑफ के। तो मेरे ख्याल में अब पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो यस सर। इससे एक बड़ी यूनिक चीज हमें मिली। तो ये पूरी कहानी जो थी और यही वजह है कि आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में देख रहे हैं ना, हमारे पास ये e पावर j ओमेगा मल्टीप्लाइड होता है आपके एक सिग्नल में। तो ये समझो कि आपका इनपुट है e पावर j ओमेगा और ये जो है आपका उसका इम्पल्स रिस्पांस होता है और आपको उस पर रिस्पांस जो मिलता है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। आई बात समझ में? यस सर। तो अभी तक कोई जी सर। क्वेश्चन हो? नहीं सर, यहाँ तक का सही है। चलो वो अच्छा। अब अब एक क्वेश्चन है, वो क्या है? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ एच ऑफ ओमेगा फॉर द 3 पॉइंट्स मूविंग एवरेज सिस्टम। अच्छा, 3 पॉइंट मूविंग एवरेज सिस्टम का उसने समझोगे एक इक्वेशन हमें दे दी है। अब कहता है कि मुझे इसका जो है निकाल के दो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम। मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा लिखा जाता है, उसका मतलब यही है कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि स्पेक्ट्रम हमेशा किससे मिलता है? हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म से मिलता है। आई बात समझ में? तो ये सिग्नल आया सही है है। सर। अच्छा, ये लिंक खत्म हो जाएगा 1 मिनट में, तो दोबारा इसी लिंक को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। सही है सर। अच्छा, तो अब क्या हुआ? ये जो सिग्नल y ऑफ n 1/3 x ऑफ n प्लस 1 x ऑफ n x ऑफ n माइनस 1 1/3 ये आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका मुझे स्पेक्ट्रम बताओ। अब इसका स्पेक्ट्रम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमारे पास वही तरीका है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये जो y ऑफ n है, अब सिंस अब इसको हम सिग्नल को लिखेंगे जो कि एक्चुअली में h ऑफ n है, इम्पल्स रिस्पांस है ऑफ द सिस्टम। उसको हम क्या इसको लिखेंगे? उसके हम सीक्वेंस नंबर में। अब वो कैसे लिखेंगे? तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। x ऑफ n प्लस 1 पे एम्पलीट्यूड कितना है? 1/3। तो यहाँ पे x ऑफ n प्लस 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? 1/3।